इमोशन वाला नहीं. Okay? So, wish me luck because it's my first class with you all and I want to continue it. So, I have a few students. कितने लोग यहाँ पे CSN के हैं? You are there, you are there, you are there, okay? But I have taught only him. और किसी को मैंने नहीं पढ़ाया है. Which semester, which class you are? Ma'am, I'm in MA first year, political science. Okay, you are in MA first semester. Fine. So as I was telling you about myself, I am Priya Sharma. मेरा इंट्रोडक्शन पूरा हो गया था? ठीक है? नहीं? You have not heard it? अच्छा, come soon, जल्दी. Okay, तो एक बार फिर से I'll give my introduction. See, it's not कि I want to praise about. मैं अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, but मेरी एज को देख के लोगों को लगता है ये क्या पढ़ेगी हमारे बराबर. That is why I really want to give you an introduction that okay, I might be your age, but I am learned enough. मुझे आता है कि मैं आपको पढ़ा सकूं. मेरे को लगता है कि कुछ एक दो लोग तो मुझसे बड़े भी होंगे यहाँ पे इस बैच में. Maybe by age they are much more older than me, but I can teach. Okay? So I am Priya Sharma. I have done my masters, that is in English literature from University of Lucknow, and I am a gold medalist of my batch. I have got my JRF and my NET in 2020, and then I worked as an assistant professor of soft skills. What is soft skills? Soft skills क्या होता है? किसी को पता है soft skill क्या होता है? जो अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं आज? Antonyms and synonyms, right? Antonyms. Actually, I'm going to deal with antonyms in another class today. आज पूरी क्लास हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ synonyms. किस पे फोकस करेंगे? Synonyms पे. Synonyms क्या होते हैं? समानार्थक शब्द. Very good. Synonyms. I think I have written a synonyms. Synonyms का मतलब समानार्थक. जैसे कि सिन लिखा है और एक लिखा है. आप लोग एक बात बताइए, कितने लोगों को इजीली समझ में आता है सिनोनिम? अगर पूछा जा रहा है कि सिनोनिम बताइए, क्या पूछा जा रहा है? सिनोनिम बताइए. तो सिनोनिम के लिए दूसरा शब्द आपके क्वेश्चन में क्या यूज हो सकता है? Similar word. सही से बोलिए. Similar word. सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है? सिमिलर. ठीक है, तो एस से सिनोनिम और एस से सिमिलर. ठीक, ऐसे याद रखेंगे. एस से सिनोनिम, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिनोनिम और एंटोनिम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, आता है उनको, बट सिनोनिम और एंटोनिम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और इस वजह से अपना जो क्वेश्चन होता है उसको गलत अटेम्प्ट करते हैं, है ना? यस और नो? Yes. सो हम लोग सिनोनिम मतलब सेम, जिसका मीनिंग सेम, इसको ध्यान रखिए. ठीक, और एंटोनिम मतलब, अच्छा आप लोगों ने वो कोई लिटरेचर का स्टूडेंट है इसमें? बीए का, बीए इंग्लिश या एमए इंग्लिश? बीए इंग्लिश. एक होता है हीरो और एक होता है एंटी हीरो. क्या होता है? जिसको कहते हैं हम लोग विलेन. क्या कहते हैं? विलेन. यस और नो? विलेन जो होता है, विलेन जो होता है वो किसके अगेंस्ट काम करता है? हीरो के विरोध में होता है ना? तो ऑपोजिट मतलब विरोध में. इसलिए ये शब्द आया है एंटोनिम से. जो ऑपोजिट शब्द है वो किससे आया है? एंटोनिम से. एंटोनिम का मतलब एंटी. कहते हैं ये हमारे बड़े एंटी हैं. एंटी का मतलब ये हमारे विरोध में. ठीक, तो एंटो मतलब ऑपोजिट. ये मीनिंग अगर आप याद कर ले और समझ ले. देखिए, बातें ना करें आपस में, डोंट डू दिस. अगर ये मीनिंग समझ ले तो आधा क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, अगर हम सिर्फ इस मतलब को समझें. ओके, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, एंटोनिम मतलब सिनोनिम मतलब सिमिलर, सिनोनिम मतलब सिमिलर.
सिनोनिम कहाँ से शब्द आया है? सेम से। सिनोनिम, आइए मैं आपको इसकी थोड़ी सी एटिमोलॉजी पढ़ाती हूँ। एटिमोलॉजी जानते हैं आप लोग क्या होता है? एटिमोलॉजी जानते हैं क्या होता है? देखिए मेरी क्लास वन वे लेक्चर नहीं होगी। वन वे लेक्चर समझते हैं? बहुत देखिए बहुत जनरल सी और बहुत स्मॉल सी बातें हैं, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े गेम के लिए जा रहे हैं, है ना। रट के ये कर लेंगे, हमें पता है एंटोनिम सिनोनिम बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बेस को समझना आता है कि नहीं, है ना। जैसे तो हजारों शब्द है जिसका एंटोनिम सिनोनिम आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ तक याद करेंगे? समझने की बात। यस और नो? Yes. ग्रामर इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग। हम समझ पा रहे हैं क्या? अगर हम समझ पा रहे हैं और हम दूसरे को समझा पा रहे हैं तब तो ठीक है, वरना फिर गड़बड़ है कुछ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एटिमोलॉजी क्या होती है। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. ETYMOLOGY। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी होती है द साइंस ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, द साइंस, SCIENCE। स्पेलिंग्स का ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का बेस इंग्लिश नहीं रहा है तो स्पेलिंग की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, और मुझे लगता है आप लोग भी ये फेस करते होंगे कहीं ना कहीं कि हम लोग स्पेलिंग्स गलत कर देते हैं और हमारे मार्क्स इस वजह से कट जाते हैं। द साइंस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति ऑफ वर्ड्स, कि किसी भी शब्द के शुरुआत कहां से हुई है। जब हम शब्द की शुरुआत को समझ लेंगे तो हम उसका मीनिंग समझ लेंगे, तो हम मीनिंग समझ लेंगे तो हम ये समझ लेंगे कि इसका सिनोनिम क्या होगा और इसका एंटोनिम क्या होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान दें कि शब्द का ओरिजिन क्या है। यस Yes. ओके, एक और बात इसी शब्द से याद कर लीजिए, लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब स्टडी, लॉजी का मतलब स्टडी। बायो में लगा दो तो बायोलॉजी, है ना। न्यूमेरिक में लगा दो तो न्यूमरोलॉजी, है ना। एस्ट्रो में लगा दो तो एस्ट्रोलॉजी। ठीक, तो इस तरह से ये नए शब्द बनते हैं और इनके बनने की और उसके पीछे क्या स्टोरी रही है जब हम इसको पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड एटिमोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। किताब लिख लिया सबने? प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स। ओके, Yes. देन एटिमोलॉजी हमने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि जो आपका शब्द है सिनोनिम, क्या शब्द है? Synonym. सिनोनिम। स्पेलिंग बताइए सिनोनिम की। SYNON, आगे सिनो क्या? किसी को सिनोनिम की स्पेलिंग नहीं आ रही है? सिनो निम, NYM, सिनो निम, NYM। देखिए सबसे पहले तो अगर आप लोग डर रहे हैं, अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को शेड्यूल पता होता है क्या कि अगले दिन मैम क्या क्या क्लास होने वाली है या नहीं? पता होता है। ऑनेस्टली बताइए कितने लोग पढ़ के आते हैं? जो अगले दिन पढ़ाना है वो कितने लोग पढ़ के आते हैं? हाँ हाँ, कितने लोग ये पढ़ के आते हैं कि अगले दिन क्लास में क्या बताया जाए? कैसे बनेंगे भैया IAS? इससे तो मुश्किल लग रहा है हमको। सिनोनिम, क्या पढ़ा हमने? सिनोनिम। तो अब सिनोनिम वर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा जानते हैं आप लोग?
लैटिन भाषा, यस, वेरी गुड। Latin is one of the oldest language of the world. Latin is one of the oldest language of the world. जैसे संस्कृत है ना, वैसे ही लैटिन है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स, राइट इट डाउन। लैटिन is the oldest language of the world along with Sanskrit. Along with Sanskrit. समझ में आया? दुनिया की सबसे दो पुरानी भाषाएं कौन सी हैं? लैटिन और संस्कृत। लैटिन कहाँ बोली जाती थी? संस्कृत को तो हमारे यहाँ बोली जाती थी, इंडिया में, है ना? लैटिन कहाँ बोली जाती थी? पश्चिमी देशों में। वेरी गुड। एंशिएंट, एंशिएंट मतलब प्राचीन। एंशिएंट मतलब प्राचीन। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते होंगे ना आप लोग? कृष्ण लाल सर पढ़ाते होंगे? नहीं, क्या पढ़ाते हैं? चलिए कोई नहीं। एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन्स। ग्रीक और रोमन सभ्यता के बारे में पढ़ा है? रोमन सभ्यता के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? उनकी भाषा थी, ठीक है। और इस भाषा के जो स्कॉलर्स थे, कौन थे? स्कॉलर्स थे। आप लोगों ने देखा होगा या अपने हिस्ट्री की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेनेसां के बारे में। रेनेसां के बारे में, है ना? पढ़ा है कि नहीं? रेनेसां की स्पेलिंग बताइए। स्पेलिंग बताइए रेनेसां की। देखिए, मैं अगर आप में से कौन इंग्लिश मीडियम में है? सब इंग्लिश मीडियम के? आप इंग्लिश मीडियम के, आप इंग्लिश मीडियम के, आप इंग्लिश, ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को स्पेलिंग याद करने का इजी तरीका बताती हूँ। देखो कैसे रेनेसां की स्पेलिंग हम कैसे याद करेंगे। देखो, रीना, रीना, ठीक, इज सन्स, रीना इज सन्स, ऐसे हम लिखते हैं रेनेसां। बोलते क्या है इसको? क्या बोलते हैं? सब बोलिए। रेनेसां। हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? पुनर्जागरण। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? रेनेसां, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू भी तो होगा भाई, या सुनो, ठीक है। तो अंग्रेजी वालों को तो बोलना ही पड़ेगा, और हिंदी मीडियम वाले भी। अगर अच्छी चीजें अंग्रेजी में बोलनी आती है तो कोई बदहज़मी नहीं होगी कि हो जाएगी, नहीं ना, ठीक है। तो जब टाइम था रेनेसां का, तो फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल या कंस्तुंतनिया का पतन पढ़ा था हिस्ट्री में, है ना? सारे लोग दौड़ के भाग के अपनी बुक्स को बटोर के लेके इटली आए थे, ठीक है। फिर इटली में जो एंशिएंट रोमन्स और ग्रीक्स थे, उनकी राइटिंग्स पे रिसर्च हुई, सर्वे हुआ, और उनकी जो नॉलेज थी उसको ट्रांसलेट किया गया वहां की वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, ठीक है, वहां की वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में। और उसी के थ्रू हम पढ़ते हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। ये इतनी पुरानी नॉलेज सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, ठीक। Ancient Roman and Greeks was the Latin was the language of ancient Romans and Greeks, ठीक। अब लिखते हैं हम लोग इस वर्ड को तोड़ के लिख लीजिए एक बार, ठीक है। तो हमेशा इसका मतलब समझने में आसानी रहेगी। राइट इट डाउन। जो इसका बेस वर्ड है, अच्छा आप लोगों को पता है रूट वर्ड होता है, क्या होता है? रूट वर्ड, हिंदी में जिसको मूल शब्द कहते हैं, है ना? क्या होता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड, ठीक। रूट वर्ड क्या होता है? ओके, व्हाट एल्स? जिस शब्द से कोई शब्द बनता है, जिस शब्द से कोई शब्द बनता है, किसी भी शब्द की फॉर्मेशन में जो मेन शब्द होता है, जो मेन शब्द होता है, जैसे कि हमने लिखा
हैप्पी। क्या लिखा? अनहैप्पी। तो इसमें रूट वर्ड क्या है? हैप्पी। कैसे पता? कैसे पता कि रूट वर्ड है? रूट वर्ड जानने की साइंस क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई शब्द रूट वर्ड है तो उसके आगे पीछे का हटा दीजिए, अगर तब भी वो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो वो क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया। अगर वो एक कंप्लीट मीनिंग आपको दे पा रहा है। अगर हम इसमें से अन को हटा दें तो शब्द है आपके पास, मीनिंग है आपके पास, तो ये क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया। और मान लीजिए अगर हमने अनहैप्पी में से हैप्पी को हटा दिया तो अन का क्या मतलब है? अन का कोई मतलब है नहीं। तो हमारा रूट वर्ड क्या था? हैप्पी। रूट वर्ड वाज हैप्पी। ठीक, रूट वर्ड को समझना भी बहुत जरूरी है जब आप सिनोनिम को पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि जब आप रूट वर्ड समझ जाएंगे तो आप उसका मीनिंग समझ जाएंगे। आप जैसे कि हैप्पी का आपको एंटोनिम लिखना है तो आपने अनहैप्पी लगा दिया या सैड लगा दिया। क्या लगा दिया? सैड लगा दिया। एंटोनिम समझने का सबसे इजी तरीका ये है कि जो है उसके जस्ट ऑपोजिट, अगर ये नहीं होगा तो इसकी जगह पे हम क्या फिल करेंगे? देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा ये बता सारा डिटेल में, इसको नोट करिए। अच्छा, सिनोनिमॉन, सिनोनिमॉन ये इसका ओरिजिनल वर्ड है, ठीक है? जिसमें हम लोग इसको जब तोड़ेंगे तो सिन को कहेंगे सेम, सिन को क्या कहेंगे? सेम। और ओनोमा, ओनोमा का मतलब होता है नेम। क्या मतलब होता है? नेम। ओनोमा, ओनोमा भी एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। फिर ये बनता है हमारा सेम नेम। आपके क्वेश्चन में आएगा फाइंड सिनोनिम और फाइंड सिमिलर। सिमिलर का मतलब सेम। ये इजी है समझने में, ठीक? लिख लिया? अब कैसे, आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो सिनोनिम का क्वेश्चन आएगा? मुझे लगता है 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको सिनोनिम ढूंढना होगा, है ना? तो अगर ये सही हो गया तो पूरे नंबर, और गलत हो गया तो पूरे नंबर कट भी जाएंगे। इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन। जैसे मैथ्स होता है, सही तो सही, गलत तो गलत। इसीलिए ग्रामर बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज है या टेक्निकल स्टडी है, टेक्निकल फील्ड है, जिसको हमें समझ समझ के पढ़ना चाहिए। याद करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, समझना इज इम्पोर्टेंट। समझ में आ गया सिनोनिम कहाँ से बना है? बेस वर्ड वहां कौन सी भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से, ठीक? अभी मुझे बताइए कि अगर आप लोगों को सॉल्व करना हो तो आपके हिसाब से क्या तरीका होगा सिनोनिम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? कैसे सॉल्व करेंगे? मेरी क्लास इंटरैक्टिव क्लास होती है, आप लोगों को बोलना पड़ेगा। हम जो पता है वो पता है, अदरवाइज एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट कर देंगे। और रटाया। और देखो, एक आपका शब्द आएगा, ठीक? एक आपका वर्ड होगा और 4 उसके ऑप्शंस होंगे, ठीक? या तो आप एलिमिनेट करिए या फिर आप इन 5 शब्दों के मतलब बस याद कर लीजिए जो सिमिलर हो। आप इन 5 शब्दों के मतलब, मीनिंग को समझ लीजिए, ठीक है? तो मीनिंग समझ लेंगे तो सिनोनिम का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, एंटोनिम का भी सॉल्व हो जाएगा, और जो एक आता है क्लोज टेस्ट, है ना, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब को समझेंगे कैसे? मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको ये लिखवा सकती हूँ सारा, पर ये सारे शब्द तो है नहीं। मान लो पेपर में दूसरा आ जाए तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है बताओ? समझने एक रूल है जिसको आप याद कर लीजिए, दिस इज अ बेसिक ट्रिक, कि जो आपका सिनोनिम होगा, ठीक,
नाउन का सिनोनिम नाउन वर्ड ही होगा, ठीक है। नाउन का सिनोनिम नाउन ही होगा। नाउन क्या होता है बच्चों? नेमिंग वर्ड। आप लोग बताइए संज्ञा क्या होती है? संज्ञा हाँ, किसी पर्सन, थिंग, प्लेस, फीलिंग, किसी का भी नाम। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड नाउन। तो सिनोनिम में एक नाउन का सिनोनिम एक नाउन ही होगा। अगले क्लास में आपको ये बताऊंगी कि आपको कैसे पहचानना है कि नाउन कौन सा है, कैसे पता कि ये नाउन ही है ना? इसको पहचानने की भी तो कोई ट्रिक होनी चाहिए, ठीक। नाउन का सिनोनिम नाउन, वर्ब का सिनोनिम वर्ब, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव और एडवर्ब का सिनोनिम एडवर्ब। ये याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। वर्ब क्या होता है? क्रिया, एक्शन वर्ड्स। सब समझते हैं? आप लोग समझते हैं ना सारे लोग? एग्जाम्पल दीजिए मुझे कोई क्रिया का। प्लेइंग, रीडिंग, रनिंग, स्टडिंग, स्टैंडिंग, राइट। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। एनीथिंग इज इन प्रोग्रेस और इज अबाउट टू टेक प्लेस। या तो कोई काम हो रहा है या अभी होने वाला है, ठीक। समझ गए? व्हाट इज एडजेक्टिव? describing words of noun. गुड। विशेषण, विशेषण क्या होते हैं आप बताइए मुझे। रुक जाइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? आराधना। बताइए विशेषण क्या होते हैं? वेरी गुड। जो संज्ञा या सर्वनाम की मतलब नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। तो एक एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा, ठीक है। और एक एडवर्ब का सिनोनिम एडवर्ब ही होगा। अब देखिए एडवर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। जो वर्ब की विशेषता बताए। सहायक क्रिया नहीं होती है, जो वर्ब की विशेषता बताए, जो वर्ब की विशेषता बताए। नॉर्मल सी बात है, देखो ऐड कर रहा है कुछ, एडजेक्टिव ऐड कर रहा है ना, कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। एडजेक्टिव का मतलब नाम से देखो ना, नाम से समझो, रटो मत, समझो। एडजेक्टिव मतलब ऐड कर रहा है कुछ, एडिशन होता है ना। क्या ऐड कर रहा है? क्वालिटी ऐड कर रहा है। एडवर्ब तो बहुत ही इजी है कि वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है, उनकी क्वालिटी को इनहांस कर रहा है, उनकी क्वालिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। समझ में आया? ये 4 सेक्शन समझ में आ गया आप लोगों को? नोट कर रहे हैं? सबने नोट किया? सिनोनिम्स, ठीक है। लेकिन मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 4 के चारों ऑप्शन ही नाउन हो, तब ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें 4 के चारों शब्द नाउन ही हो और अब समझना हो कि इसका कौन होगा। तब हम लोग अपने पुराने वाले फंडल पे जो हमारा है मीनिंग वाला, उस पे वापस जाएंगे, ठीक। अब ये मुझे बताइए आप लोग कि मीनिंग को याद करने के लिए या वर्ड्स को याद करने के लिए क्या ट्रिक अपनाते हैं आप लोग? आप लोगों की क्या ट्रिक? सेंटेंस मेकिंग। और कितने दिनों से आप बुद्ध की कोचिंग ले रहे हैं आप लोग? 2 महीने से, लगभग 2 दिन से, 1 वीक से। और आप लोग 1 महीने से। आप लोग 1 महीने से। पीछे वाले लोग 1 महीने से। तो क्या ये अभी बैच स्टार्ट हुआ है उसमें आए हैं आप लोग? अच्छा, 13 अगस्त से जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, चलिए ठीक है।
मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप कितने दिनों से ये कोचिंग ले रहे हैं। मेक इट अ प्रॉमिस, अपने आप से ये प्रॉमिस कर लीजिए कि हर दिन 2 नए शब्द हम सीखेंगे, उनका मतलब सीखेंगे और उनको सेंटेंस में यूज करेंगे। एक महीने में आपने 60 नए शब्द सीख लिए होते और क्वेश्चन में जो 5 आते उसमें 2 तो आ ही जाते। प्रोबेबिलिटी तो है ना? यस और नो? यस। तो जितने दिन आप ये कोचिंग करेंगे, मान लो 365 में से 300 दिन कोचिंग करेंगे और 300 दिन में आपने 2 शब्द रोज करे तो कितने शब्द हो गए साल के? 600 शब्द हो गए। 600 में से 3-4 तो फंस ही जाएंगे, उतने नंबर मिलेंगे कि नहीं? और 2 शब्द याद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यू ऑल कैन डू दैट। कर सकते हैं या नहीं? यस मैम। 2 ही शब्द तो याद करने हैं। सुबह उठते ही कौन कितने लोग क्या करते हैं सुबह उठते? How many of you check your phones? 1 लोग। और मैं भी चेक करती हूँ। Yes, he is very honest। और आप लोग करते हैं? नहीं? अरे दे दिया है साथ में 2 ही मिनट। क्या है? चलो भाई, तो सबसे पहले जब आप उठते हो, मेक इट अ प्रॉमिस कि आप अपने लिए 2 नए शब्द उसी टाइम उठते ही 2 मिनट लगता है, मुश्किल से 2 मिनट। When I was a student, मेरा यूपी बोर्ड से सारी पढ़ाई रही है, ठीक है। तो मैंने यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया बीए में इंग्लिश ऑनर्स में, तो मेरी भी अंग्रेजी बहुत ही बेकार थी और मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैसे बोलूं। इंट्रोडक्शन होता है फर्स्ट डे, तो इंट्रोडक्शन में कैसे दूं मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर हमारे प्रोफेसर है, प्रोफेसर डेविड, तो वो इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं हिंदी में बता दूं क्या? मैंने पूरी क्लास 120 बच्चों की क्लास थी, उनके सामने मुझे इतनी जोर से लगा कि हिंदी में बताना बुरा नहीं है, लेकिन आप पढ़ने क्या आए हो? इंग्लिश पढ़ने आए ना, तो एटलीस्ट इतना तो रखो कि अपने आप को, अपना नाम आप अंग्रेजी में बता सको। और उन्होंने मुझे ये ट्रिक बताई कि रोज अगर आप 2 शब्द भी याद कर ले तो आपके साल भर के 600 शब्द। और अब मैं प्रोफेसर हूँ इंग्लिश, कम ऑन, I have one of the richest vocabulary in Hardoi in English. Come on, right? पर ये टाइम टेकिंग चीज है। And I suggest you all कि 2 शब्द आप लोग सुबह उठते ही एक छोटी सी डायरी बनाइए, छोटी सी डायरी बनाइए। ऐसे बस ये कथा नहीं हो रही है। अगली क्लास में देखूंगी डायरी, कितने लोग आएंगे? क्या देखूंगी? छोटी सी डायरी खरीद लीजिए, घर में पुरानी पड़ी हो, स्कूल की कोई कॉपी हो, कुछ भी हो, लेके आइए, सुबह डेट डालिए, 2 शब्द लिखिए। इससे आपकी वोकैबुलरी का जो आपका स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी वोकैबुलरी, ठीक है, आपके सिनोनिम एंटोनिम में आपको हेल्प मिलेगी, आपके कॉम्प्रिहेंशन में आपको हेल्प मिलेगी, आपके प्रोज टेस्ट में आपको हेल्प मिलेगी। तो सिर्फ एक क्लास से या एक टॉपिक से या एक चीज से हम 4 चीजें पढ़ लेंगे, राइट? यस और नो? यस। और दिन में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे 2 शब्द याद करने में, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। और लोग जो लोग ज्यादा डेडिकेटेड हैं वो दिन में 5 शब्द याद कर सकते। याद कैसे करेंगे इन शब्दों को? देखो, मैं आप लोगों को रटा नहीं रही हूँ, मैं आप लोगों को, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि एंटोनिम सिनोनिम में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? जैसे हम लोग किसी क्लास के लिए जाते हैं ना, पहली बात तो आप लोग घर से बेसिक रीडिंग करिए, इसकी आदत डालिए। अगर आपको पता है कि आपको कल क्या पढ़ाया जाएगा, तो आज आप घर जाके जब आपका ये टाइम टेबल आ जाए कि आपको कल क्या पढ़ाया जाएगा, जैसे मेरे को लगता है मैम ने आज CAG कैट के बारे में आपको पढ़ाया, कितना ने पहले से पढ़ा था उसके बारे में? सिर्फ एक बच्चे ने, और वही सिर्फ यही दोनों लोग आंसर दे पा रहे थे इस क्लास में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैकग्राउंड रीडिंग कर रखी थी। तो बैकग्राउंड रीडिंग का अंतर आप लोग अपने सामने ही देख लो। एक कोरी स्लेट आप लोग कुछ नहीं पढ़ा हो, वो समझ में टीचर आएगा जादू कर देगा, ऐसे नहीं होता। आप लोग सिविल्स की तैयारी करें, एक बैकग्राउंड रीडिंग करिए, फिर वापस आके यहाँ पे जब आप समझेंगे उसको तो वो चीज एकदम पक्की हो जाएगी। इसी तरह से आप लोग आज से, अब मेरी नेक्स्ट क्लास कब होगी मुझे नहीं पता, पर जब भी होगी रोज के हिसाब से 2 शब्द मुझे आप सबकी डायरी में देखने हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? और 1 महीने की मेहनत में आप लोग बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को, टॉप 4 पोर्शंस को अपने क्वेश्चन पेपर के बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यस? यस? यू एग्री विथ मी और नॉट? यस। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? रेज योर हैंड्स।
and be active in class. Please don't sleep. I know it's very hard to इतनी दोपहर में जगना, but please don't sleep. Fine. पहली चीज हमेशा, हाँ तो मैं ये पूछ रही थी आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं क्लास में, कि टीचर आएंगे तो क्या बताएंगे? बोलिए, मेरी क्लास में बोलना पड़ेगा आप लोगों को. अब स्टूडेंट इज द मेन फीचर या मेन फोकस ऑफ द क्लास. टीचर तो साइड में है, हम आपकी लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं. आप जो सीखोगे हम बस ये बताएंगे ये सही है या गलत है. आप सेंटर हो, आपको आगे आके कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, आपको आगे आके अपने डाउट्स पूछने पड़ेंगे, आपको आंसर्स देने पड़ेंगे. दीवारों को नहीं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना. बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि एंटोनिम सिनोनिम की क्लास होगी तो हमें क्लास में क्या बताया जाएगा? शब्दों की लिस्ट चाहिए, शब्दों की लिस्ट चाहिए, तो वो भी मेरे पास है, ढूंढ ढूंढ के निकाले मैंने. बताइए, जब आपकी एक्सपेक्टेशन होगी तभी तो सामने वाली चीजें समझ में आएंगी, वरना हम कुछ भी बगा के चले जाएं क्या फायदा है कि नहीं? है. तो अभी हम लोग कुछ शब्द देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, नोट डाउन करिएगा सभी लोग. डैम जानते हैं क्या होता है? DAMP, डैम. लिखिए लिखिए लिखिए, शब्द लिखिए डैम. लिखा? डैम का मतलब होता है वेट, स्लाइटली वेट. वेट का मतलब क्या होता है? गीला. लिखिए स्लाइटली वेट. डैम का एंटोनिम क्या होगा? स्लाइटली. स्लाइटली की स्पेलिंग आती है? SLIGHTLY. स्लाइटली वेट. अब वेट है शब्द, तो वेट का ऑपोजिट या एंटोनिम क्या? ड्राई. वेट का एंटोनिम क्या होगा? ड्राई होगा. देखिए वेट का एंटोनिम तो आपको पता है, पर डैम्प का एंटोनिम नहीं पता है. क्यों? क्योंकि ये नया शब्द है और आप लोगों के शब्दों का भंडार, आपकी वोकैबुलरी बहुत कम है. आसान. वेट का ड्राई सबको पता है ना. मोस्ट ऑफ द लोगों को वेट का ड्राई, वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा. वेट और ड्राई सबको पता है, इजी था. पर जस्ट बिकॉज हमें इसका दूसरा शब्द नहीं पता है, इसकी वोकैबुलरी नहीं पता है, हम ये क्वेश्चन छोड़ सकते नहीं कर पाएंगे, हमसे गलत हो जाएगा ना. इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी ही होगी. रोज सुबह 2 शब्द पढ़िए, उनका मीनिंग लिखिए, उनको सेंटेंस में बना के लिख लीजिए. ठीक है, दिन में 3 बार उनको रिपीट कीजिए. अपने दोस्तों से मिलिए, उनसे उन्हीं सेंटेंस को बोलिए. 5 मिनट के लिए किसी से बात कीजिए, उन शब्दों को इस्तेमाल कीजिए. इस तरह से आप सीखेंगे. इट इज अ लेंथी प्रोसेस, बट बिलीव मी, एक बार सीख जाएंगे, you will be a master of that. Okay, it will take time, but then it is going to give you great results, believe me. Okay, are you getting me? ठीक है, next word लिखिए spume. SPUME. स्प्यूम का मतलब क्या होता है? स्प्यूम का मतलब क्या होता है? स्प्यूम का मतलब होता है, राइट डाउन, फ्रोथ. FROTH. और फ्रोथ का मतलब क्या होता है? सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में एक बार तो होता ही होगा. ऐसा है ही नहीं कि आपके हाथों में ये स्प्यूम या फ्रोथ ना होता हो. क्या होता है? बताइए बताइए, स्पीक इट आउट. गलती तो होगा, क्या हो गया? नाखून नहीं काटते. अच्छा ठीक है, और
कपड़े धुलते हैं ना संडे को? अच्छा डेली धुलते हैं, तो हफ्ते में एक बार धुलती हूँ, ठीक है। हफ्ते में एक बार कपड़े धुलते हैं, तो जब कपड़े धुलते हैं तो क्या निकलता है? फेना, झाग, राइट? दिस इज कॉल्ड स्प्यूम, दिस इज कॉल्ड, अब बताओ कितना आसान था? फेना, झाग, फोम, FOAM, लिखो तीसरा शब्द फोम, है आसान कि नहीं? कि बस हम लोग लैब कहाँ कर रहे हैं? अपनी वोकैबुलरी में लैब कर रहे हैं। याद रखेंगे ना ऐसे आप लोग शब्द? स्प्यूम क्या होता है? क्या होता है? झाग, झाग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोम, क्या बोलेंगे? फोम की स्पेलिंग FOAM। दूसरा शब्द क्या है इसके लिए? फ्रॉथ, क्या है? FROTH, FROTH, H नहीं, H, ठीक है। वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। लिख लिया सबने? स्प्यूम याद रहेगा? तो ये दोनों शब्द आपके आज के शब्द हो गए। हम इसका एंटोनिम मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगी। आज ये पूरी क्लास में डेडिकेट, देखिए जब अगर आप लोग एंटोनिम और सिनोनिम साथ में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा होता है कि हम एंटोनिम और सिनोनिम साथ में पढ़ते हैं, फिर हमें याद नहीं रहता है कि इसका एंटोनिम था कि इसका सिनोनिम था। So today I am devoting this class only for synonyms and in the next class I will deal with the antonyms, ठीक है, ताकि confusion ना हो हमको, ठीक है? Yes. So next word is frugal. Next word is frugal. FRUGAL. फ्रूगल क्या होता है बताइए भाई, आप में से कोई बताएगा मुझको? व्हाट इज फ्रूगल? फ्रूगल क्या होता है बच्चों? कुछ आसपास। फ्रेजाइल। ओके, बट इट्स नॉट करेक्ट। फ्रेजाइल क्या होता है? आपको तो पता होगा, और लोग बताइए फ्रेजाइल क्या होता है? लिखिए, अच्छा फ्रेजाइल लिख लीजिए। फ्रेजाइल इज मोर इम्पोर्टेंट एंड कॉमन वर्ड। फ्रेजाइल, GILE लिखा। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत आसानी से टूट जाए, जो बहुत आसानी से। अगर आंसर्स पता है तो बेटा जोर से बोलिए क्लास में, ओके? फ्रेजाइल, और नहीं भी पता है, गलत भी होगा तो क्या हो गया? यू आर इन द लर्निंग फेज, हर किसी से गलतियां होती हैं, बट टेक द इनिशिएटिव टू स्पीक इन क्लास। क्लास में बोलने की इनिशिएटिव रखिए। अगर अपनी क्लास में नहीं बोल पाएंगे तो इंटरव्यूज में क्या बोल पाएंगे? यहाँ तो सब आपके बराबर के हैं, वहां तो सब औलिया बैठे होंगे, तब है कि नहीं? क्लास में बोलिए, लेकिन एक डिसेंट वे में, डिसेंट वे में, ठीक है? फ्रूगल का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन, सॉरी, फ्रेजाइल का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन ब्रेक वेरी इजीली। आप लोगों ने देखा है जब सामान आता है हम लोगों के घरों में, फ्रिज आता है, टीवी आता है, किसी को हम लोग लेमन सेट गिफ्ट करते हैं, है ना? करते हैं ना? तो उसमें साइन बना होता है, ऐसे करके ग्लास बना होता है, ठीक? इस तरह के शीशे के ग्लास ऐसे नहीं होते हैं, देखे हैं? पिक्चरों में तो देखे होंगे ना, है ना? जाम वाले, यस, शीशे के ग्लास बने होते हैं। शीशे के ग्लास बने होने का मतलब ये है कि इसमें शीशे का सामान है, ये टूट जाएगा, इसमें फ्रेजाइल सामान है। फ्रेजाइल का दूसरा शब्द होता है ब्रिटल, BRITTLE, BRITTLE, फ्रेजाइल एंड ब्रिटल। समझ गए क्या मतलब हुआ इसका? हिंदी में, यस मैम। अच्छा, भंगुर मतलब मेरा इजी टू ब्रेड, व्हिच इज इजी टू। अच्छा, हिंदी में इट इज कॉल्ड भंगुर। भंगुर। आई थॉट भंगुर इज अ कीड़ा। नो मैम। झींगुर इज अ कीड़ा। यस यस यस, झींगुर इज अ कीड़ा, आई एम सॉरी। भंगुर, अच्छा हाँ, इट इज कमिंग फ्रॉम, देखो हिंदी का शब्द कहां से आ रहा है? हिंदी का एक शब्द आप लोगों ने देखा होगा, क्षण भंगुर, है ना? 1 मिनट में खत्म हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। सी, इसी से हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं ब्रिटल। फ्रेजाइल मतलब तुरंत
खत्म होने वाला या तुरंत टूटने वाला। ग्लास की चीजें हो गई, सॉफ्ट मेटल्स या मरकरी है जैसे कि, है ना, तुरंत ये ब्रिटल हो सकते हैं, फैल सकते हैं। बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर ग्लास थिंग्स। या फिर अगर आप पोएटिक वे में आप बात कर रहे हैं, काव्य की तरह से बात कर रहे हैं, तो कह सकते हैं अरे इनसे बात करो, इनका दिल बहुत फ्रेजाइल है, कभी भी टूट सकता है। गर्ल्स को डांटो मत, क्यों? क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल नेचर की होती है, रोने लगेंगी। यस यस, समझ में आ रहा है? मतलब याद रखेंगे। देखिए, याद रखना जरूरी है। पढ़ा आपने 1000 शब्द, पर एग्जाम के टाइम में आपको याद कितना है वो इम्पोर्टेंट है। तो याद हम कैसे करेंगे? जब हम चीजों को समझेंगे और उसको किसी कहानी के माध्यम से याद रखेंगे। अब फ्रेजाइल से आपको हमेशा याद रहेगा कि टूटने वाला है, क्योंकि लड़कियों का दिल है ना। यस यस, छोटी सी कहानी अपने दिमाग में खुद बना लीजिए। ओके, लेट्स नॉट गो इन द डिटेल, बट मैं बता रही हूँ काव्य की लैंग्वेज में, पोएटिक लैंग्वेज में तो ये कहते हैं ना, राइट। छोटी सी एक कहानी बताइए, क्योंकि अभी आपका सिलेबस बहुत लिमिटेड है। आगे आप जब जाएंगे और चीजें पढ़ेंगे और डिटेल में जाएंगे तो चीजों को समझना, याद रखना बहुत मुश्किल होगा। अगर अभी से आप अपनी कहानी बना के चीजों को याद रखना, इसको कहते हैं निमोनिक्स। क्या कहते हैं? निमोनिक्स। ठीक है, कहानी बना के चीजों को याद रखना, ऐसे याद रखिए। ठीक। ओ, जो एक्चुअल शब्द हम आपको बता रहे थे वो क्या था? फ्रूगल। कौन सा शब्द था? फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या होगा? किसी को पता है? किसी को याद आया? फ्रूगल का मतलब होता है somebody who is very कंजूस, जो कि कंजूस होते हैं। माइजर। देखो, माइजर पता था लेकिन फ्रूगल नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्यों? क्योंकि वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। देख रहे हो, आप ही लोग के नंबर कट रहे हैं। इजी वाला शब्द सबको याद है, पर थोड़ा सा एडवांस शब्द नहीं याद है। अब एग्जाम है, 100 बच्चे हैं, उसमें से 10 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो एडवांस ही पूछेंगे ना, इजी कुछ ना पूछेंगे, है ना। तो फ्रूगल का मतलब क्या है? माइजर। लिखिए, सिनोनिम लिखिए उसका, माइजर, MISER। लिखिए। एक और है इसका सिनोनिम, इकोनॉमिकल। क्या है? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल लिखो, ECONOMICAL। ठीक, देख लिया सबने? स्पेलिंग की मिस्टेक मत करिए, क्योंकि एक स्पेलिंग की मिस्टेक होने से आपके शब्द का पूरा मतलब बदल जाएगा, और जब आप बाद में याद करेंगे हो सकता है आप गलत याद कर लो, क्लोज टेस्ट में आपको परेशानी हो, इसलिए स्पेलिंग में रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, इकोनॉमिकल से क्या समझेंगे हम लोग? पैसों की बचाने का। हाँ, मितव्यय। हाँ, कम खर्च का। इकोनॉमिकल का मतलब जो पैसों को बहुत संभाल के, बहुत कायदे से जोड़ गांठ के, जहां जरूरत है वहीं पे खर्च करे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल। सब लोग बोलिए, जोर से बोलिए, इकोनॉमिकल। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड इज एफईजी। एफईजी, एफईजी, ये सबको पता है और सबने एफिशिएंट। नो, और सबने, कहानी सुनो पहले इसके पीछे की, सबने दशहरा के मेले में, उन्हें मेला भी बता दिया, सबने दशहरा के मेले में इसको देखा ही देखा है। अच्छा, और गुड, क्या है? पुतला है, रावण का पुतला। एफईजी क्या होता है? पुतला होता है। दशहरा के मेले में सबसे मेन आकर्षण क्या होता है? रावण का पुतला, जिसमें आग लगती है ना? यस और नो? तो एफईजी का मतलब है पुतला। ठीक है, आजकल खैर नेताओं के भी पुतले देखने को मिलते हैं, जिनको जलाया जाता है, बात अलग है, पर फेमस कौन था? रावण का पुतला। तो हम लोग इसको याद रखेंगे किससे? सॉरी, रावण के पुतले से। ठीक, एफईजी का दूसरा वर्ड है, या इसका
सिनोनिम है डमी। क्या है? डमी। D-U-M-M-Y। D-U-M-M-Y। दैट इज कॉल्ड अ डमी। डमी पे आप लोग जाते हैं तो देखते हैं कि डमी पे जो शोरूम के बाहर कपड़े लगे होते हैं ना, वो भी होते हैं, होता है, बट यहाँ पे हम पुतले के सेंस में यूज करेंगे। ओके, ठीक है। डमी कोई किसी भी चीज का एक एग्जाम्पल। डमी पे जो साड़ी लगी है वो बहुत अच्छी है, राइट, वो भी तो एक तरीके का पुतला है, ठीक है। इसकी डिटेल्ड मीनिंग रख लीजिए, लिख लीजिए। स्कल्पचर, SCULP। SC बेटा आप लिख क्यों नहीं रहे हैं? नहीं लिखेंगे? अच्छा, SCULP। हाँ, ये कह रहे हैं जमीन होगा पुतला है तो एक पर्टिकुलर डेट का पुतला होगा, उसे हम कर सकते हैं जैसे। नहीं, किसी भी पुतले को, किसी भी पुतले को। पुतला मतलब डमी या एफिजी। नेताओं के पुतले चलाए जा रहे हैं आजकल, तो एफिजी ऑफ प्रोमिनेंट लीडर इज बर्न, है ना। किसी भी पुतले को हम लोग क्या कहेंगे? डमी, ठीक है। स्कल्पचर और मॉडल, MODEL ऑफ अ पर्सन, ठीक है। समझ में आ गया? स्कल्पचर SCULP GURA और मॉडल MODEL ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज डिवाउट। डिवाउट, DEVOUT। 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 डिवाउट। डिवाउट का मतलब, देखो डिवाउट कहाँ से शब्द आ रहा है? ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। डिवोटिंग, डिवोटिंग, डिवोशन, किसी चीज के प्रति बहुत समर्पित होना। शब्द कहाँ से आ रहा है हमारा? डिवोशन से। डिवोशन तो सब समझते हैं ना, डिवोशन मतलब समर्पण, ठीक है, इतना समझते हैं ना। तो डिवाउट का पूरा मीनिंग आप लिखो, हैविंग और showing, having or showing deep commitment, deep commitment, COMMITMENT, commitment. Are you people devout for your aim? Yes, ma'am. Yes. How many of you are? Raise your hands. Let me know. Good. Yes. Okay. The next word is bane. BANE. bane क्या? गुण होता है। bane क्या? वो तो बैन होता है। BAN, अभिशाप। वेरी गुड। bane is अभिशाप। bane, BANE। बून होता है आशीर्वाद। बून क्या होता है? आशीर्वाद। अभी यहाँ पे जब युवा महोत्सव हुआ था तो उसकी डिबेट की थीम थी सोशल मीडिया इज अ बेन और बून। ये एक अभिशाप है या एक आशीर्वाद है? बेन लिखा, BANE, ठीक। हाँ, बेन का दूसरा इंग्लिश में शब्द आप लोग जो नॉर्मल शब्द हम लोग जानते हैं वो क्या होता है? कर्ज। कर्ज क्या होता है? कर्ज। कर्ज मतलब श्राप, अभिशाप, ठीक है। तो बेन के आगे लिखो CURSE, CURSE। अब सोचो, कर्ज पता था आपको पर बेन नहीं पता था, तो बार बार मैं वही चीज रिपीट कर रही हूँ कि आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है और कुछ नहीं करना है। और वोकैबुलरी एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इसीलिए इट विल टेक टाइम। लर्न 5 न्यू वर्ड्स। अगर आप सच में डिवाउट हैं, डिवाउट है मतलब समर्पित हैं, डिवोटेड हैं, तो आप कितने शब्द याद करेंगे? 5। कितने शब्द याद करेंगे? 5। और अगर आप लोग ऐसे ही हैं, मतलब नॉट वेरी इंटरेस्टेड, पर चलो हाँ ठीक है क्लास में बैठने आ गए, तो आप रोज कितने शब्द याद करेंगे? 2 तो याद ही करने हैं ना,
इंसानों के लिए भी अच्छी वोकैबुलरी होना जरूरी है। अच्छा, एक नया शब्द है और बहुत अच्छा इसका यूसेज है। यूसेज का मतलब समझते हैं? इस्तेमाल। इस्तेमाल। यूसेज का मतलब इस्तेमाल। ठीक है, इसका यूसेज बहुत अच्छा है। लिखिए, वर्ड है ऑस्ट्रासाइज। लिखिए, ऑस्ट्रासाइज, OSTRACIZE। Z को अब Z कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Z, है ना? ज़ीब्रा, इट्स ज़ीब्रा। ठीक है, जो प्रॉपर इसका प्रोनाउंसिएशन है उसको हम Z नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? Z, Z। G for bird, Z for zebra। फाइन। एक और बात सुनिए, सबके घरों में कभी ना कभी तो प्लम्बर आता ही होता होगा ना? यस मैम। प्लम्बर इज प्लम्बर। ठीक, क्या कहते हैं? प्लम्बर। सब लोग बोलिए प्लम्बर। वो बात अलग है, घर वाले कहेंगे पगला गए हो क्या, प्लम्बर बुलाना है क्या, प्लम्बर कर रहे हो? बट हमें तो पता है ना, इट्स प्लम्बर, राइट? क्या होता है? प्लम्बर। फाइन, सब लोग बोलिए। आप सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्लम्बर। क्या आराधना? प्लम्बर नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ प्लम्बर नहीं, प्लम्बर। क्या? प्लम्बर। बाहर हटा दो, बाहर हटाओ। साइलेंट। बाहर इज साइलेंट, बी इज साइलेंट। प्लम्बर बोलो। ठीक, अब अगली बार नल टूटेगा तो किसको बुलाएंगे? किसको बुलाएंगे? प्लम्बर। किसको? प्लम्बर। गुड। हाँ, तो मैंने आपको वर्ड बताया था ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है? हाँ सही बोल रहे, बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप करिए इन दोनों लोगों के लिए, तुम लोग क्लैप करिए। वेरी गुड, क्लैप करिए। ये वाले में तो ताली बजाने में कौन सी मेहनत लगती है भाई? ताली बजा लोगे तुम लोग भी फ्रेश हो जाओगे, तो सोए सोए बैठे हो। ठीक है, ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है टू एक्सपेल समवन, टू एक्सपेल समवन, किसी को बहिष्कृत कर देना, निकाल देना। ठीक है, तो आप इसका सिनोनिम लिखो, एक्सपेल, EXPEL, एक्सपेल। एंड दूसरा लिखो एक्सक्लूड। क्या लिखोगे? एक्सक्लूड। हो गया? ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप लोग, गिव मी अ मिनट। देखो, ड्रिजल, DRIZZLE। ZZ मतलब Z। DRIZZLE। क्या बात होगी? मोबाइल होता हमारे पास, हम भी देख के बता देते हैं। किसके पास मोबाइल है? कोई मोबाइल से देख के बता रहा है क्या? भाई ऐसे मत करिए, डोंट डू लाइक दिस, डोंट डू लाइक दिस। अरे भाई आप लोग खुद को चीट कर रहे हैं। डोंट डू लाइक दिस भाई। मुझे तो लगा कि यहाँ पे टैलेंटेड बच्चे भी हैं। अरे छोटा इंप्रेशन, दिस इज वेरी बैड। डोंट डू लाइक दिस, ओके? ऑनेस्ट आंसर्स दीजिए। DRIZZLE। ड्रिजल का मतलब क्या होता है? नो, दैट इज डॉन। ड्रिजल मतलब it was drizzling a few days before, it was drizzling। बूंदाबांदी। वेरी गुड। drizzle का मतलब बूंदाबांदी, हल्की सी बरसात। कुछ दिनों पहले नहीं, हल्की सी बरसात हो जा रही थी और ठंड बढ़ जा रही थी, तो क्या हो रहा था? it was drizzling, it was drizzling। drizzling का दूसरा शब्द आप लोग लिखिए स्प्रिंकल। स्प्रिंकल SPRINKLE। इसको छिड़कने के सेंस में यूज कर सकते हैं। Sprinkle or light rainfall. What are you doing? Do not disturb my class. Do not do this.
लाइट रेन फॉल इन वेरी फाइन स्मॉल ड्रॉप्स, बूंदें बहुत छोटी छोटी होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्रिजल। एक और शब्द है जो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को आता होगा, ड्रीम, ड्रीम मीन्स And drip. You want to say drip. वेरी फाइन ड्रॉप्स, ड्रॉप्स बूंदें। यू वांट टू से समथिंग और यू वांट टू आस्क समथिंग, कुछ पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रहे थे बूंदा पानी के लिए। हाँ हाँ, मेरे को आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन एट ऑल। मैम ये कह रहे हैं कि जैसे ड्रिप इरिगेशन होता है, ड्रिपिंग इरिगेशन, ओके स्प्रिंकल इरिगेशन से रिलेट करते हैं। इरिगेशन का नाम तो लो, ओके नाउ आई गेट इट, वेरी गुड। उससे भी हम लोग रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। रिलेशन बनाएंगे तो चीजें याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। क्या है? ININ EVITABLE, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, कौन बताए? नॉट प्रेजेंट। नो, लेकिन ये देखो ये मीनिंग सही है। इन ज्यादातर जिस चीज के आगे लग जाता है ना वो नेगेटिव में चला जाता है। इन इज अ वेरी नेगेटिव प्रीफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स भी पढ़ाऊंगी अभी हम लोग बेसिक तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको अवॉइड ना किया जा सके, नॉट अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, अन, ठीक है। लिखिए अन, UNAVOIDABLE। देखो अनअवॉइडेबल सबको पता था पर इनएविटेबल नहीं पता था, तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा शब्द याद करने हैं बस, एंड दैट विल मेक आवर वर्क वेरी इजी। ये हो गए इतने शब्द। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो जो मैंने जितना इसको एनालाइज किया, बिकॉज इन माय लाइफ आई हैव नेवर ever gave any exam that includes antonym and synonym, right? And I have been a student of literature where they do not ask about antonym and synonyms, right? So it was a very very new thing for me. So I have prepared a lecture and then I am here to teach you. Don't you people read literature? Literature नहीं पढ़ाया जाता है। There is nothing in literature में। चलो खैर, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों को मैंने रूट वर्ड समझा दिया था, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। जब आप प्रीफिक्स और सफिक्स को समझ जाएंगे, उनके टाइप्स को आप समझ जाएंगे, तो आप उनके थ्रू आप पता लगा लेंगे कि ये नेगेटिव वर्ड है कि ये एक पॉजिटिव वर्ड है। जब हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग समझ लेंगे तब हम उसका एंटोनिम और सिनोनिम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। रूट वर्ड मतलब समझ गया था ना? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स से हम क्या समझ रहे हैं इस शब्द को देख के? आपको नहीं पता ये क्या होता है, पर इस शब्द को देख के क्या समझ रहे हैं? मतलब पहले आने वाला मतलब उपसर्ग बोलते हैं। वेरी गुड। प्री, प्री का मतलब पहले। आप लोग पहले प्री का एग्जाम देंगे, फिर आप लोग मेंस का एग्जाम देंगे। प्री का मतलब क्या होता है? पहले वाला। तो ये जो आपका प्रीफिक्स है वो हमेशा आपके रूट वर्ड के पहले लगा होगा। कहाँ लगा होगा? रूट वर्ड के पहले लगा होगा, ठीक है। एक और बात, जो प्रीफिक्स होते हैं उनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अन हो गया, और क्या हो गया? इन हो गया, अनहोली,
पवित्र। अनहोली का मतलब अपवित्र, है ना। ऐसे ही हो गया आपका इम्प्योर जी। ये कह रहा है जैसे इंग्लिश में तो इसका मतलब इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। इंग्लिश में इनका कोई मीनिंग होता है, पर पर आप लोग अगर हिंदी में नहीं समझोगे होता है, जैसे फूड हो गया तो उसका मतलब सभी हो गया, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में इनका मीनिंग नहीं होता है या होता है? होता है। प्री मतलब पहले, बिफोर, which is attached to before anything, okay, that is pre। देखिए मैं हिंदी में इसमें समझा रही हूँ क्योंकि majority of the people won't be able to understand in English, right? Pre means anything that is attached before, यही होता है इसका मतलब उपसर्ग। उपसर्ग कहते हैं ना, उप मतलब समीप या पहले, और उपसर्ग और सफिक्स को कहते हैं प्रत्यय, जो बाद में आता है, ठीक है। लेकिन आप लोग इंग्लिश नहीं समझिए क्योंकि मेरे को इंग्लिश अलॉटेड है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, प्री का मतलब पहले, देखो पी से पहले और पी से प्रीफिक्स, पी से पहले, तो प्रीफिक्स कहाँ लगेगा? पहले लगेगा। इम्प्योर हो गया, और बताओ इमैच्योर। मैच्योर क्या हो गया हमारे यहाँ पे? पॉजिटिव वर्ड। मैच्योर क्या हो गया? रूट वर्ड, वेरी गुड। मैच्योर क्या हुआ? रूट वर्ड। रूट वर्ड। मैच्योर क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया। इसमें हमने क्या लगा दिया? इम आई एम लगेगा ऐसे। इमैच्योर से पूरा मतलब ही उसका बदल गया। पहले कोई कहे कि यू आर वेरी मैच्योर, देन कहे कि नहीं यू आर वेरी इमैच्योर, तो ये पूरा मतलब ही एक प्रीफिक्स के लगने से बदल गया। ऐसे ही आपको समझना होगा कि प्रीफिक्स लगा है कि सफिक्स लगा है, रूट वर्ड क्या है, इसका क्या मतलब आ रहा है। इसको जब हम एंटोनिम ढूंढेंगे तो हम इसका प्रीफिक्स हटा दें तो शायद इसका एंटोनिम मिल जाए, है ना। सिनोनिम ढूंढ रहे हैं तो सेम मीनिंग वाला सिनोनिम कहाँ मिलेगा? जरूरी नहीं है कि उसमें यही प्रीफिक्स लगा हो, है ना। यस, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया प्रीफिक्स, रूट वर्ड, और फिर हमने समझा सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो भी आपके शब्द के बाद में आए या पीछे आए, ठीक। इतना समझना थोड़ा सा जरूरी था। अब देखिए, एक जो मैंने खुद समझा कि ट्रिक क्या है सिनोनिम्स को पढ़ने की, सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना। जैसे कि आपके सेंटेंस में या आपको शब्द दिया है, कि कोई भी शब्द दिया है, ठीक है, उसको आप एक थोड़ा सा भी अगर आप उसका मतलब समझ रहे हैं तो उसको आप एक सेंटेंस में बनाएं, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि he is a fat boy, he is a fat boy, ठीक। अब हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक। अब फैट को आपको समझ में आ रहा है फैट का मतलब क्या है, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि अगर हम फैट को हटा दें तो फैट के सेम मीनिंग किससे आएगी? थिन से आएगी क्या? डार्क से आएगी क्या? बैड से आएगी क्या? नहीं आएगी। तो ये तीन क्या हो गया हमारे? एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? प्लम। प्लम इज, अब आजकल किसी को आप कहते कि यू आर वेरी फैट, तो आप पे जुर्माना लगा दिया जाएगा, हाँ, मान हानि हो जाएगी, आप हमें बेइज्जती कैसे करती, ठीक है। लेकिन अगर आप कहे हो यू आर वेरी प्लम, यू आर वेरी चबी, तो वो ठीक है, लेकिन आप फैट नहीं कह सकते। ओके, यस। सो दिस इज कॉल्ड मॉडर्न यूसेज, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न यूसेज। समय के साथ शब्दों में भी परिवर्तन हो रहा है और उनका क्या उपयोग हो रहा है, इससे हमें अवेयर होना चाहिए। ओके, प्लम है, चबी है, ठीक है, चीकी है, दिस इज द राइट थिंग, बट यू कैन नॉट यूज फैट। ओके,
यू आर बॉडी शेमिंग। अगर आपने फैट यूज कर लिया तो आप क्या कर रहे हैं? बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, किसी की बॉडी का मजाक उड़ा रहे हैं। ओके, क्लियर ऑन दैट? ठीक है, न्यू यूसेज ऑफ वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? एक बात बताइए, अच्छा मुझे आप लोग सेल्फी जानते हैं सब लोग? सेल्फी कौन है जो सेल्फी नहीं जानता है? हाँ, सेल्फी लेते हो? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सेल्फी सारे तो चल रही है अब। यस और नो? सब समझते हैं सेल्फी? सेल्फी इज अ वेरी वेरी मॉडर्न वर्ड। इट्स अ 10 साल पहले नहीं सुना था सेल्फी? केजी नर्सरी में थे तो ए फॉर एरोप्लेन ही होता था। एस से क्या पढ़े आप लोग? सन। आजकल के बच्चों को क्या पता है? एस फॉर सेल्फी। सेल्फी ले लो पापा, हमने नई ड्रेस पहनी है। Believe me, my niece is just 4 years old yet tomorrow she'll be 4. 4 साल की होगी लेकिन उनको सेल्फी सारी पता है। यस, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक मॉडर्न यूसेज है। अच्छा, आप लोगों ने वो नाम सुना है जिसको कहते हैं हम लोग मोटेल? मोटेल, MOTEL, मोटेल। मोटेल वो मॉर्टल, वो तो मॉर्टल होता है बेटा। मोटेल क्या है? ये एक बहुत मॉडर्न यूसेज है। ये पोर्टमांटू शब्द है। क्या कहते हैं? पोर्टमांटू। पोर्टमांटू का मतलब होता है दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बने, उसको क्या कहते हैं? पोर्टमांटू। उसको क्या कहते हैं? पोर्टमांटू। और उसका एक एग्जांपल है मोटेल। मोटेल किससे बना है? मोटर, मोटर प्लस होटल, मोटर प्लस होटल। अच्छा, सुनने में तो लगा तो वो होटल तो बड़ी कोई बड़ी चीज होगी, राइट? जो बाटी चोखे वाला बाटी चोखे वाली दुकान में रहता है, तो देखा होगा भाई वो गाड़ी पे, दैट इज अ मोटेल, क्योंकि वो मोटर पे होटल खोला हुआ है। यस, समझ में आया? यस मैम। पहले ऐसा नहीं था, नहीं था ना? अब देखो, खाली बाटी चोखा ही नहीं, आप निकल जाओ, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि गाड़ी ले ली पुरानी सी, थोड़ा बस चलने की हालत में हो, उसमें सारी चीजें बना बना के किसी भी साइड में लगा है। लखनऊ में देखो, 1090 के पास देखो, या निरानगर चौराहे में देखो, तो ये क्या है? ये होटल। 10 साल पहले ये नहीं था। देखा है किसी ने ऐसे? 10 साल पहले तक नहीं था, अब है। क्योंकि समय के साथ भाषा बदलती है। क्यों? क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती हैं। ठीक है? English is a very flexible and progressive language. English is a very flexible and progressive language. Flexible का क्या मतलब होता है? टाइम के हिसाब से अपने आप को मोड़ कर। Yes, लचीला in the literal sense and in the metaphorical sense means which can change itself according to the situation. जो समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल ले। आप लोगों ने अभी अभी रिपोर्ट आई है, एक हफ्ते पहले शायद, उसमें है OED, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का ऐप भी है। आप लोगों को मैं 2 डिक्शनरीज रिकमेंड करूंगी। एक है मेरियम वेबस्टर, है डाउनलोडेड है कि नहीं है? मेरियम वेबस्टर, मेरियम वेबस्टर जो है ये अमेरिका की सबसे पहली डिक्शनरी है। कहाँ की? अमेरिका की। 18वीं शताब्दी में इसको शुरू किया था किसने? मिस्टर नोआ वेबस्टर। किसने शुरू किया था? नोआ वेबस्टर ने। आपको लग रहा होगा ये एंटोनिम सिनोनिम से पता नहीं कहाँ चली जा रही है, पर ये भी जरूरी है। व्हाई? बिकॉज इट इज एडिंग टू योर नॉलेज। एंटोनिम सिनोनिम रट सकते हैं, पर ये चीज आप कभी नहीं पढ़ेंगे जाके और कभी नहीं समझेंगे, पर ये आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए जरूरी। कई डिक्शनरी के बारे में बात होने लगे, यू कैन स्पीक until unless you are not able to speak in front of 4 or 5 people, you won't be a good administrator. बोलने की कला तो होनी चाहिए ना, और बोलेंगे तो तब ना जब हमें चीजें पता होंगी। हमें पता ही नहीं तो हम बोले क्या? डिक्शनरी के बारे में कोई बात कर रहा है, आपको पता ही नहीं है 4-5 तरीके की डिक्शनरी के बारे में, तो आप बोलोगे क्या?
मोटेल के बारे में पता ही नहीं था तो बोलते क्या, चीजों की इंफॉर्मेशन को गैदर करो। जहां चार लोग बात कर रहे हैं सुनो ये क्या कह रहे हैं। मरियम वेबस्टर की शुरुआत हुई 1828 में। किसने शुरू किया? नोवा वेबस्टर ने। ठीक है, ये फर्स्ट अमेरिकन इंग्लिश डिक्शनरी है। ठीक, दिस इज फर्स्ट, बातें मत करें आपस में, दिस इज फर्स्ट अमेरिकन इंग्लिश डिक्शनरी। देखो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में अंतर है, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो इन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर्स की इंग्लिश को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम अपनी नई भाषा और उसका एक रिकॉर्ड बनाएंगे। और तब इन्होंने बनाई, नोआ वेबस्टर ने वेबस्टर डिक्शनरी की शुरुआत की। बाद में जब नोआ साहब नहीं रहे तो मरियम नाम की कंपनी ने इसको खरीद लिया और इसको ऑनलाइन एक ऐप के रूप में भी बदल दिया। तब से इसको कहा जाता है मरियम वेबस्टर। मरियम वेबस्टर का आइकन में आप लोग, मरियम वेबस्टर आप लोग सब सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, इसका ऐप है, बहुत अच्छी डिक्शनरी है, बहुत मॉडर्न वर्ड्स का इसमें इस्तेमाल होता है, पूरे डीप में। जैसे मैंने आपको बताया था एटामोलॉजी, ठीक है, एटिमोलॉजी बेस वर्ड से, वैसे ही आपको समझाते हैं तो आपको शब्दों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, और दूसरी है ओईडी। ओईडी इज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश भाषा की सबसे पहले डिक्शनरी लिखी थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। किसने लिखी थी? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, जो कि 17वीं शताब्दी में थे, 17th सेंचुरी में थे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहली डिक्शनरी लिखी थी। और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में यदि कोई शब्द जुड़ जाता है तो ऐसा कहते हैं कि अब ये इंग्लिश में जुड़ गया। आपको सुन के अचरज होगा कि अभी अभी चना दाल, चना दाल, ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड कर दिया गया है वर्ड। राजा, जेल, जंगल, ये सारे शब्द ओईडी में हैं, मतलब कि अब इनको अंग्रेजी का शब्द माना जाता है। दिया, आप पढ़िए जाके इसके बारे में, दिया, ठीक है, दिया, दिया भी अब ऐड कर दिया गया है किसमें? ओईडी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में। राजा, जंगल, जेल, दिया, आई थिंक समोसा भी ऐड किया गया है, बिकॉज समोसा की इंग्लिश क्या है बताओ? स्नैक्स में तो कुछ भी आ सकता है, फिंगर चिप्स भी, क्या बोलते हैं? नो, समोसे की कोई अंग्रेजी नहीं है, है ही नहीं, इन्वेंट ही नहीं कर पाए वो लोग। जलेबी, जलेबी नहीं ना। दिया की इंग्लिश क्या होगी? लैंप तो नहीं कह सकते, लैंप तो हम लोगों के यहाँ दूसरी होती है ना, जो मिट्टी के तेल से जलती है, वो होती है लैंप। और ये लोग दिया को ही लैंप कह देते हैं क्योंकि इनके यहाँ दिया का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो अब इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, दिया को दिया ही रहने दो। They have accepted it. They have given a very important place to all these Hindi words in English dictionary. So this shows, जैसे मैं आपको बता रही थी ना, इंग्लिश बहुत एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। फ्लेक्सिबल लैंग्वेज का मतलब है कि परिस्थिति के अनुसार नए नए शब्दों को एक्सेप्ट करना। 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में जब इंग्लिश एकदम इनिशियल फेज में डेवलप हो रही थी, कब डेवलप हो रही थी? इनिशियल फेज में 15th सेंचुरी में, ठीक है, तो बहुत सारे जर्मनी के और फ्रेंच वर्ड्स आए। जर्मनी के और फ्रेंच, जैसे फोर्क है, क्या है? फोर्क। फोर्क इज अ फ्रेंच वर्ड। कुजीन, कुजीन, कुजीन इज अ फ्रेंच वर्ड। कुजीन समझते हो? कुजीन समझते हो?
कुजीन मतलब व्यंजन के प्रकार। इंडियन कुजीन, इंडिया में जो खाने बनते हैं। राजस्थानी कुजीन, ठीक है, राजस्थान के जो प्रसिद्ध व्यंजन हैं जैसे कि घेवर हो गया, दाल बाटी चूरमा हो गया, ठीक है। लखनवी कुजीन, लखनवी कुजीन में आपके कबाब हो गए, बिरयानी हो गई, मलाई मक्खन हो गया, ये सारी चीजें क्या है, कुजीन है। तो हमें क्या लगता है कि कुजीन तो इंग्लिश में शब्द है, यस, पर ये 15th सेंचुरी में ही फ्रेंच से इंग्लिश में आ गया था, ठीक, समझ गए। तो इंग्लिश एक बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है और इसीलिए टफ भी है। रोज तुम 100 नए शब्द जोड़ दोगे तो पढ़ना तो कठिन हो ही जाएगा ना भाई, है ना। इसीलिए इंग्लिश के रोज 5 शब्द आपको याद करने हैं। Am I clear on this? Okay, let's go back to words. एक साथ सिर्फ वर्ड से पढ़ाते रहेंगे then it will get very boring also. अच्छा, मेरी वेबसाइट में आपको रोज एक वो आएगा, वर्ड ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे, ठीक है। तो अगर आप उसको भी याद कर लेंगे, वैसे वो बहुत टफ होता है, पर अगर याद कर लेंगे तो अच्छा ही है। और दूसरी बात को ध्यान रखें, बहुत ज्यादा कठिन के चक्कर में ना पड़े कि हम एकदम हाई लेवल का नहीं, जो आपके एग्जाम के लेवल का है अभी हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम क्लियर होना, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम क्लियर होना। आपके एग्जाम में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, मॉडरेट लेवल के। बट द थिंग इज आपका मॉडरेट और मेरा मॉडरेट अंतर है ना। अब कोई बच्चा है जो मुंबई में पढ़ रहा है और कोई बच्चा है जो हरदोई में पढ़ रहा है, तो दोनों के लिए इजी का मतलब तो अलग होगा ना। किसी के लिए कैट इजी है, CAT कैट, और किसी के लिए किटन इजी है, किटन हमारे लिए टफ हो जाएगा, ठीक। तो अपने लेवल से देखो, हल्का सा एक स्टेप ऊंचा जो आपको लगे कि हाँ ये शब्द मुझे थोड़ा सा कठिन लग रहा है, हम उसको पहले याद करेंगे। बहुत ज्यादा कठिन के चक्कर में पड़ जाओगे तो इंटरेस्ट चला जाएगा, क्योंकि समझ नहीं आएगा। जब चीजें समझ में नहीं आती है तो पढ़ने का मन नहीं होता है, क्या, क्योंकि सब ऊपर से चला जाता है, ऐसा ना। ओके, यस, चैटिंग होती है मैम, उन्होंने डाउनलोड भी कर लिया इतनी देर में। वेरी गुड, लेकिन चैट मत करो ना। देखो यही बुद्धि, यही बुद्धि। सोशल मीडिया इज अ बैड और गुड। अब बताओ, बैड और गुड, अब बताओ तुम लोग। मैंने बताया था गुड के हिसाब से, ये क्या कर रहे हैं, चैटिंग। लो, और गुड गोबर नहीं, चैटिंग नहीं करनी है, खाली शब्द। भैया ऐसा करो, तुम डिक्शनरी खरीदो जाके, रहने दो तुम। ओके, चलिए, कमिंग बैक टू वर्ड। मैम कहना पड़ेगा ओबीडिएंट है, फौरन के फौरन कर दिया। फौरन के फौरन कर दिया, वाह, ताली बजाओ सब लोग। ताली उनके लिए नहीं बजा रहे हो, ताली अपने लिए बजा रहे हो, सो दैट यू कैन गेट रिफ्रेश। ऐसा आप सो रहे हैं, आपसे मैं खड़े होकर ताली बजाऊंगी। देखो, जब आप लोग थोड़े से दुखी लगने लगते हैं ना, डर लगता है, तो टीचर को भी ऐसा लगता है क्या हम कर रहे हैं, हम गलत पढ़ा रहे हैं कि लोग गलत समझ रहे हैं, है ना। आप लोगों के एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं मेरी एनर्जी में। अब आप सोच रहे हैं कि तुम्हें पढ़ाने का मन नहीं करेगा, इसलिए बीच बीच में ताली बजाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, द नेक्स्ट वर्ड इज enormous. Enormous, ENORMOUS, enormous। enormous से क्या समझ रहे हैं हम लोग, enormous का मतलब आउट ऑफ आवर रीच। और enormous का मतलब होता है बहुत ज्यादा, टू मच, ठीक है। enormous का मतलब होता है टू मच। This first class with you is giving me enormous pleasure। मतलब आप लोगों के साथ ये पहली क्लास में मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा है नहीं, मैं सिर्फ सेंटेंस में यूज कर रही हूँ, खुश मत हो जाना, ठीक है।
I am having enormous pleasure in teaching you. Enormous का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है? समझ में आ जाएगा? Yes, याद रहेगा? Yes, ma'am. ठीक है, लिखो enormous के आगे लिखो immense. I-M-M-E-N-S-E. I-M-M-E-N-S-E. immense. और बगल में लिखो very large in size, quantity, Q-U-A-N-T-I-T-Y, और extent, बहुत ज्यादा बड़ा होना, ठीक है? समझ में आ गया? Yes, ma'am. enormous. तो आप में से कौन मुझे enormous का प्रयोग शब्द में वाक्य में करके बताएगा अभी के अभी? सब लोग एक सेंटेंस बना के लिखो enormous का, अभी लिखो अपने रजिस्टर में enormous से एक सेंटेंस बनाओ. मेक अ सेंटेंस राइट नाउ. अभी सब के सब खड़े होके पढ़ोगे जल्दी. enormous का सेंटेंस बनाओ. दूसरे से मत पूछो, एग्जाम आपको देना है, वो नहीं देंगे आपका एग्जाम, आपको खुद लिखना होगा. enormous का सेंटेंस बना लिया? आई एम नॉट आस्किंग, अभी खड़े करके एक से पूछूंगी. सबके सब सेंटेंस बनाइए enormous का. कितने लोगों ने लिख लिया? हाथ खड़ा करें. 1 2 3 4. अरे भाई और लिखिए, जल्दी लिखिए. समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो यही है, जब तक अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्लास में आना, यहाँ पे बैठना, टाइम एनर्जी सब वेस्ट. बना लिया आपने बेटा? वेरी गुड. ओके, आप बताइए मुझे. स्टैंड अप. नहीं, दैट वेल. व्हाट्स योर नेम? रिमूव योर मास्क. Yes. Speak loudly. Kesar Shukla. Wow, Kesar is a very nice name. Okay. Yes, Kesar. So what's your sentence? Very good. ठीक है. It's fine. Enormous मतलब कि ताली बजाओ सब लोग इनके लिए. UPSC के लेवल की ताली नहीं है. वेरी गुड. enormous का मतलब बहुत बड़ा. इन्होंने सेंटेंस बनाया कि महल बहुत बड़ा था, उससे चला नहीं जा रहा था. What is your name? You tell me. And Saban. Saban. Yes. If we can control our senses, then we can say that we have enormous patience. Very good. Very apt sentence. Clap for her as well. ठीक है, और कौन बताएगा? और खाली इन्हीं दोनों को तो नहीं पढ़ा रही हूँ, पढ़ा तो आप सबको रही हैं. You are not devout. No. You are not devout. Devout का मतलब समर्पित. आप लोग devout नहीं हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा. सेंटेंस बनाना सीखिए. लिख लिया? इसका वो लिख लिया आपने? इमेंस लिख लिया था सबने? I am expecting good answers from you both. Okay? Okay. So next is acquire. क्या हुआ? टाइम हो गया? हो गया? मुझे लगा 5:30 तक पढ़ाना है. ओह अभी तो बहुत वर्ड्स बाकी हैं. मे बी नेक्स्ट क्लास में. ओके. Thank you so much for being such a nice audience.